Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study chapter number 2 from Zoology by Miller and Harley, and it's about cells, tissues, organs and organ system of animals. सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सेल है क्या। बेसिकली ये बीएससी लेवल की बात हो रही है और इससे पहले हम सेल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल वो कह लें वो कंपोनेंट है जहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आते हैं उसमें कैटाबॉलिज्म भी है, एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हैं, वो सारे विद इन द सेल हो रहे हैं। और ये स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है लाइफ का। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकती है। लाइफ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकती हैं। सेल से छोटा और कोई यूनिट नहीं है लाइफ का। अब सेल बेसिकली होते दो तरह के हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं सेल की? फर्स्ट वन प्रोकैरियोट्स, सेकंड वन इज यूकैरियोट्स। प्रो, आपको पता है प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर। कैरियोट्स, ये लफ्ज़ निकला है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियोट्स के मुराद हम यहाँ पे न्यूक्लियस लेते हैं। यानी ट्रू न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले जो सेल्स थे ना वो किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स, यू का मतलब है EU, इसका मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स वो हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस से यहाँ पे क्या मुराद है कि वो कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म में। और प्रोकैरियोट्स में क्या है? बिफोर द ट्रू न्यूक्लियस। इसके अलावा इनमें मेजर डिफरेंस एक और है, वो क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। प्रोकैरियोट्स इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होते, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स की नेक्स्ट 2 डिविजन्स हैं, डोमेन्स, जिनको हम बेसिकली कहते हैं आर्किया एंड यूबैक्टीरिया, व्हाइल यूकैरियोट्स हैव यूकैरिया। अब आर्किया और यूबैक्टीरिया, आर्किया जो है ना ये एंशिएंट बैक्टीरिया हैं और ये बेसिकली ऐसी प्लेसेस पे रहते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा। PCR का अगर आपको पता हो, उसमें हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं टैक पॉलीमरेज। ठीक है, और वो किस से ऑब्टेन किया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस से, जो एक बैक्टीरिया है और वो कहाँ पे रहता है? हॉट स्प्रिंग्स में। ठीक है, और वो बेसिकली आर्किया से बिलोंग करता है। सो आर्किया जो है ना ये एंशिएंट बैक्टीरिया हैं और इनके यूनिक करैक्टर्स होते हैं जिनको वो शेयर कर लेते हैं बोथ यूबैक्टीरिया के साथ और यूकैरिया के साथ। यानी इनके जो करैक्टर्स होते हैं वो इन दोनों से किसी हद तक मिल सकते हैं। अब जितने यूकैरियोटिक सेल हैं ना उनमें 3 कंपोनेंट्स मस्ट होने चाहिए, तब हम उनको कहेंगे कि यूकैरियोटिक सेल है ये। अब वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? न्यूक्लियस, यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन्स होनी चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ। उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है ना उसमें ऑर्गेनेलिस होने चाहिए। हमने पढ़ा ना प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलिस नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस की बात हो रही है। वैसे तो उनमें राइबोसोम्स वगैरह होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हैं, लेकिन बेसिकली प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलिस जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं वो नहीं होते। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बैक्टीरिया में भी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि प्रोकैरियोट्स में भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो फिर ये यूनिक करैक्टर कैसे हो गया? ये यूनिक करैक्टर इस तरह है क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसमें स्टीरॉइड्स नहीं होते, जबकि जो यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टीरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल का आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो सेलेक्टिवली परमिएबल है और उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अब सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसमें हमने क्या देखा? सेल की डेफिनेशन, सेल क्या होता है। उसके बाद हमने देखी सेल की टाइप्स। सेल की कितनी टाइप्स होती हैं?
और उनको हमने किस बेस पे डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद हमने देखा कि आर्किया और यू बैक्टीरिया का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें 3 कौन से कंपोनेंट होना चाहिए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स से कैसे डिफर करती है कि उसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते, जो प्रोकैरियोट्स में होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल का ब्रीफ सा डिफरेंस है। अब ट्रू न्यूक्लियस ये प्रोकैरियोट्स में नहीं है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी डीएनए जो रैप्ड है हिस्टोन प्रोटीन्स में, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं है, यूकैरियोट्स में है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोट्स में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो सिंगल है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या है, मोर देन 1। न्यूक्लियोलस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में नहीं है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। माइटोसिस नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में होती है। जेनेटिक रिकम्बिनेशंस प्रोकैरियोट्स में पार्शियल है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर से आते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में आपको पता है मियोसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, यानी ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं ना, तो ये नहीं होते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉइड्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉइड्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा फ्लैजेला, अब फ्लैजेला जो है ये दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी सिर्फ एक फाइबर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 9+2 अरेंजमेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ये आपको पता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं, तो प्रोकैरियोट्स में डेफिनेटली नहीं होंगे। सेल वॉल, सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोट्स में सेलुलोज, जैसे प्लांट्स की बात करें हम तो उनमें सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम 70S होते हैं प्रोकैरियोट्स में, 80S होते हैं यूकैरियोट्स में। एस आपको पता है स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है। उसके बाद लाइजोसोम्स जो हैं नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। पैराक्सीसोम्स भी नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स रेयरली प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स में। साइटोस्केलेटन भी रेयरली प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट है और वेजिकल्स भी दोनों में प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोट्स हैं एज वेल एज यूकैरियोट्स। डिफ्रेंशिएशन जो है ना वो प्रोकैरियोट्स में रूडिमेंट्री है, यानी कोई स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो वो हाईली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनटू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट अब हमने देखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली है क्या। एनिमल सेल में तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेकंड पे आती है, क्योंकि फर्स्ट पे क्या है, सेल वॉल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इससे पहले हमारे पास एक और मॉडल था जिसको हम जानते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से। उसके मुताबिक क्या था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो रिजिड है, ठीक है, लेकिन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना ये एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। इसके मुताबिक क्या है कि लिपिड बाइलेयर जो है ना वो एक सी बना लेती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड है नेचर में, और ये कॉन्स्टेंटली एक ही स्टेट में नहीं रहती, ठीक है, लेकिन ये जो इसका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है ना उसको मेंटेन करती है। अब इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं। मोज़ेक का वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई डिफरेंट हो ना, कम्बिनेशंस हो डिफरेंट चीज़ों का। सो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर में। अब फास्फोलिपिड आपको पता है वो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं उनके, और हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं। अब जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं ना वो ऊपर की तरफ होते हैं, और हाइड्रोफिलिक टेल्स जो होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, और उसमें कहीं कहीं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें स्टेरॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, परमेबिलिटी जो है ना उसको इंक्रीज कर देता है लिपिड मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए लेस परमिएबल करता है।
इसके अलावा ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक तो है इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड सेकेंड वन इज़ पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है ना ये एम्बेडेड होती हैं, जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं ना ये सरफेस पे होती हैं और ये बेसिकली रिसेप्टर्स के तौर पे काम करती हैं। जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं ना उनके 3 मेन फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से 3 फंक्शंस हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स के 3 मेन फंक्शंस हैं। सबसे पहला क्या है कि ये क्या करती हैं, लिंक्ड होती हैं शुगर प्रोटीन मार्कर्स के साथ। शुगर प्रोटीन मार्कर्स भला कौन से? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, या जिनको आप ग्लाइकोप्रोटीन्स कह लें। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स मिल के ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स बेसिकली किसके साथ लिंक होती हैं? शुगर प्रोटीन मालिक्यूल्स के साथ। सेकेंड इनका क्या काम होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस के साथ लिंक होती हैं। थर्ड क्या है? अटैच होती हैं ये साइटोस्केलेटन के साथ। उसके बाद है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आपको बताया 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको ये लफ्ज़ निकला है ग्लूकोज, शुगर, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा है। ग्लाइको का मतलब है शुगर, लिपिड्स यानी शुगर और लिपिड्स मिले हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिले हुए हैं। और जब ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। और इनको हम क्या कहते हैं? मालिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो भी 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद बिहेवियर रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, बिहेवियर रिकॉग्निशन एंड बिहेवियर कोऑर्डिनेशन। 3 फंक्शंस हैं इनके। सेल 2 चीज़ों की रिकॉग्निशन करते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन और बिहेवियर रिकॉग्निशन, और इसके अलावा बिहेवियर कोऑर्डिनेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें इसका मेजर फंक्शन हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर ये क्या करती है? परमिबिलिटी बैरियर होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। सेपरेट करती है सेल को आउटसाइड इन्वायरमेंट से। इसके अलावा इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा ये जो परमिबिलिटी बैरियर है ना, ये क्यों नेसेसरी होता है? एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट विद इन द सेल। उसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट्स की। मूवमेंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। सबसे पहले देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है? देखिए, डिफ्यूजन ना एक ऐसी टाइप है मूवमेंट की जो बेसिकली टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। यानी जैसे पहाड़ों के ऊपर से पानी बहुत तेज़ी से फिसलता हुआ नीचे आता है, किसी किस्म की फोर्स नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। लेकिन अगर हमने नीचे से ऊपर पानी लेके जाना हो पहाड़ों पे तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। सो डिफ्यूजन क्या है कि ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसी मूवमेंट है जिसमें हमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती, और ये टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। हाई से लो की तरफ आती है, और ये तब तक रहती है जब तक हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे नोट लिखें, या कौन सी ट्रांसपोर्ट जो है जिसको हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट लेते हैं, तो वो है जी डिफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन जो है ना, इसके थ्रू बेसिकली किन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है? एक तो स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, लिपिड है ना, तो स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर जाएंगे, और न्यूट्रल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो है वो भी मूव कर सकते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
फैसिलिटेट करना, हेल्प आउट करना, यानी किसी की मदद करना। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन सी डिफ्यूजन है? ये उन मालिक्यूल्स के लिए है जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव नहीं कर सकते, जैसे लार्ज हाइड्रोफिलिक मालिक्यूल्स होते हैं। अब क्या होता है इसमें हमारे पास इन्वॉल्व हैं, कह लें कि इसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट है, ठीक है, किसी टाइप की ना, जैसे हमारे पास रिक्शे हैं इसमें जिसके थ्रू मूवमेंट हो रही है। अब वो यहाँ पे रिक्शे का काम कौन कर रहा है? प्रोटीन्स, ठीक है। दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक कैरियर प्रोटीन्स होती हैं और एक चैनल प्रोटीन्स होती हैं। अब चैनल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो हर टाइम ओपन रहती हैं, यानी एक पाथवे बना हुआ है, एक चैनल बना हुआ है जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने मूव करना है। उसके बाद सेकंड है कैरियर प्रोटीन्स, यानी किसी चीज़ को उठाया और उसको लेके चली गई। कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं? इनके साथ आके मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है, इनकी शेप चेंज होती है और ये सेल के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। अब ये भी डाउन द ग्रेडियंट होती है और इसमें भी कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता। इसके बाद है हमारे पास ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन है ये कोई सेपरेट टाइप नहीं है ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। ये भी हम डिफ्यूजन को ही कैरी कर रहे हैं। पहले सिंपल डिफ्यूजन था, सेकंड में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और थर्ड में ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस है स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन, इसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और ये भी डाउन द ग्रेडियंट है, यानी टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूवमेंट है। अब यहाँ पे एक टर्म है टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या है? relative concentration of solute in the water inside and outside the cell, यानी इनसाइड वाटर में सल्यूट कितना है और उसका हम कंपैरिजन करते हैं आउटसाइड वाटर में सल्यूट कितना है। इसकी बेस पे हमारे पास आ जाते हैं तीन तरह के सॉल्यूशंस। अब वो कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं? आइसोटोनिक, यानी उनमें आउटसाइड और इनसाइड सेम कंसंट्रेशन होती है सल्यूट मॉलिक्यूल्स की। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होता है कि अंदर जो है ना वो सल्यूट ज़्यादा होता है, बाहर सल्यूट कम होता है। अब बाहर वाले जो सॉल्यूशन है उससे वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव करता जाता है और अगर एनिमल सेल की बात करें तो सेल ब्रस्ट कर जाता है, जबकि प्लांट सेल में ना वो स्वेल कर जाता है, टर्जिड हो जाता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। हाइपरटोनिक, अब हाइपरटोनिक में क्या होता है? सेल के अंदर सल्यूट जो है वो कम है और सेल के बाहर सल्यूट ज़्यादा है। सो अंदर वाली साइड से वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं प्लांट्स में? प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इनमें क्या होता है कि जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल है क्रीनेशन। क्रीनेशन क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं क्योंकि वाटर जो है वो आउटसाइड मूव कर जाता है। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के नंबर पे, यानी हमारे पास कितनी कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और हाउ फास्ट दे मूव, यानी उनकी स्पीड क्या है, कितनी तेज़ी से वो मॉलिक्यूल्स लेके जा रही हैं। उसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू भी ना जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको मूव किया जा सकता है और इसमें क्या होता है कि ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ना वो हेल्प आउट करता है इसमें। लार्ज मॉलिक्यूल्स फिल्ट्रेशन के थ्रू मूव नहीं कर सकते, डिफ्यूजन के थ्रू भी लार्ज मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते जो सिंपल डिफ्यूजन है उसके थ्रू, और फिल्ट्रेशन के थ्रू भी। अब देखें जब ब्लड वेसल से ब्लड जाता है किडनी में, उन्होंने जो ब्लड ने वेस्ट मटेरियल किडनी में छोड़ना होता है तो इसके लिए फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फिर ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेशर अप्लाई करता है, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, वो चला जाता है किडनी में, जबकि जो यूज़फुल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह वो किसी हद तक जो है वो मूव नहीं करते आउट द ब्लड वेसल्स। लेकिन सम टाइम जो ग्लूकोज है ना वो यूज़फुल मॉलिक्यूल्स पे कुछ मूव कर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें हमने यूज़ करनी है एनर्जी, ठीक है, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप, जो एक्टिवली पंप करता है 3 सोडियम आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन
एंड 2 पोटाशियम आयंस इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम पंप है जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड हाई रखता है एज कंपेयर टू इनसाइड। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। अभी तक हम जितनी मूवमेंट पढ़ रहे थे ना वो बल्क में नहीं थी, 1 बाय 1 मूवमेंट हो रही थी, लेकिन अगर बल्क में किसी चीज़ की मूवमेंट होनी है तो वो आएगा एंडोसाइटोसिस में। बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टूवर्ड्स द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसकी 3 टाइप्स हैं हमारे पास। एंडोसाइटोसिस की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, इसको वैसे आप याद रख लें, पिनो और पानी मिलते जुलते हैं, ठीक है। यानी पिनोसाइटोसिस में क्या है, जो फ्लूइड मटेरियल है उसका इनटेक होना है। फ्लूइड में समटाइम जैसे शुगर डिज़ोल्व होती है वाटर में, अगर कोई मटेरियल डिज़ोल्व हो तो वो भी चला जाएगा, वो सेपरेट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये फ्लूइड का इनटेक होता है। समझ लें कि इसमें सेल जो है वो पानी ले रहा है। क्या होता है कि फ्लूइड मटेरियल आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, इन्वेजिनेशन बन जाती है, ठीक है। फर्दर वो इन्वेजिनेशन एक वेसिकल बना लेती है और मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मूवमेंट है सॉलिड पार्टिकल्स की। तरीका सारा वही है, ठीक है। मटेरियल आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशंस बन गई, फिर वैक्यूल्स बन गए जो अंदर ले गए मटेरियल को, ठीक है। लेकिन फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व हैं सॉलिड पार्टिकल्स और ये वेसिकल्स जो है फर्दर फ्यूज़ हो जाती हैं लाइजोसोम्स के साथ और फैगो लाइजोसोम्स बन जाते हैं जिनको हम सेकेंडरी लाइजोसोम्स भी बुलाते हैं। उसके बाद है हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं कि जो भी मटेरियल आता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। बाइंडिंग जो है वो इनिशिएट कर देती है इन्वेजिनेशन फॉर्मेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वेसिकल्स मूव कर जाती हैं टू द साइटोप्लाज्म। और इस वे से कौन मूव करता है? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल किस वे से मूव करता है, तो वो मूव करता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में बेसिकली क्या होता है? एक्सो का मतलब क्या है कि सेल से बाहर की तरफ जाना है मटेरियल। अब इसमें वो सेल्स आएंगे जो सेल सेक्रीशन के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज़ हैं। गोल्जी बॉडी ने किसी चीज़ को पैक किया, ठीक है। अब वो सेल से बाहर भेजनी है तो क्या होगा कि वो चीज़ जाके वेसिकल की फॉर्म में बाइंड हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और अपने कंटेंट्स जो है वो आउटसाइड रिलीज़ कर देगी। इसमें बेसिकली ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर किया जाता है कि जितना उसका लॉस हुआ था ना एंडोसाइटोसिस के दौरान, क्योंकि इन्वेजिनेशंस बनी थी, वेसिकल्स बनी थी, ठीक है। साइटोसिस को आज हम इसमें पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस। इनको हम सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस भी कहते हैं। और ये कह लें कि सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे एक घर में रूम्स हैं ना, वैसे ये सेल के रूम्स हैं। तो ये इस तरह सेल की कंपार्टमेंटलाइजेशन क्यों हुई हुई है, इसके पीछे 3 रीजंस हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है, यानी हर सेल ने अपना अपना काम करना है, डिसाइड हो गया। उसके बाद इस तरह जब हर सेल अपना अपना काम करेगा तो सेल जो है वो एफिशिएंटली वर्क करेगा, सेल की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा जो सेल कंटेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। इसमें सबसे पहले है हमारे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए ऑर्गेनेलिस कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो है ना 2 इसके पार्ट्स हैं, एक तो ऑर्गेनेलिस जो इसमें प्रेजेंट है और दूसरा साइटोसोल यानी फ्लूइड पोर्शन जिसमें ऑर्गेनेलिस सस्पेंड है। अब सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स डिस्कवर किसने किए? प्लेट ने। कब किए? 1955 में। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती? नहीं, राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं और इसी वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। 70S हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S हैं। अब जो है ना यूकैरियोट्स, उनमें इक्वल अमाउंट होती है RNA और प्रोटीन की, इसलिए हम उनको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स।
अब राइबोसोम्स दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक फ्री फॉर्म है और एक अटैच्ड फॉर्म है। फ्री फॉर्म में कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। अटैच फॉर्म में कहाँ पे होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा एक टर्म है पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स क्या है? पॉलीसोम्स समझे मैसेंजर आरएनए है, उस पर ढेर सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये पॉलीसोम्स हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है, ठीक है। जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो लार्ज सब यूनिट से मैग्नीशियम आयंस के थ्रू जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली ये नेटवर्क है चैनल्स का जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंड किया होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इसको कवर किया होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और सिंगल मेम्ब्रेन जो है वो एक साइड से कंटिन्यूस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी साइड से वो जाके मिलती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? एज ए होल इसका फंक्शन हम देखें तो मटेरियल सर्कुलेशन होती है। इसके अलावा यहाँ पे एंजाइम स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब इसकी टाइप्स देखें तो दो टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का नाम इंडिकेट कर रहा है कि उनकी सरफेस पे कोई चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो स्मूथ नहीं है, और वो कौन सी चीज़ प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ना वो कहाँ पे है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। और इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और भी फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ जनरल ऑर्गेनेलिस, यानी जितने भी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं उनकी डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? फर्स्ट वन इसका काम है लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ ये लिंक होता है। सेकेंड वन इसका क्या काम है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है हार्मफुल कंपाउंड्स की। इसके अलावा ये स्टोर कर लेता है कैल्शियम आयंस को। इसके अलावा ये क्या करता है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा फिफ्थ वन इसका फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है किसी हद तक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने काम हो गए? लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद हमारे पास है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज डिस्कवर की थी कैमिलियो गोल्जी ने। कब की थी? 1898 में। गोल्जी बॉडीज बेसिकली ना वेसिकल्स का या मेम्ब्रेन्स का एक कलेक्शन है जो कि एसोसिएट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और ये दोनों तरह से स्ट्रक्चरली भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लिंक है और फंक्शनली भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन को पैक करके भेज देता है गोल्जी बॉडीज को। गोल्जी बॉडीज ने उसकी सॉर्टिंग करनी है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको पैक करना है और उसको एक्सपोर्ट कर देना है। अब देखें राइबोसोम्स कहाँ पे बन रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स प्रोटीन्स बना रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स को पैक किया ट्रांसफर वेसिकल्स में और उनको भेज दिया गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस ने क्या किया? उनको मॉडिफाई किया, फिर उनको सॉर्ट किया कि मतलब कौन से फंक्शन की कौन सी प्रोटीन है, फिर उनको पैक किया और सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक रिलीज कर दिया और वहाँ से एक्सोसाइटोसिस हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स ना यूनिक किस्म के ऑर्गेनेलिस हैं, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, स्फेरिकल इनकी शेप है। अब ये बेसिकली ना कह लें एक थैला सा है जिसमें हमारे पास एंजाइम्स पड़े हुए हैं। एंजाइम्स कौन से हैं? एसिड फास्फेटेजेस एंड एसिड हाइड्रोलेसिस, जो डाइजेस्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। अब लाइसोसोम्स की सिंथेसिस कहाँ पे हुई थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मॉडिफिकेशन कहाँ पे हुई? गोल्जी बॉडीज़ में। गोल्जी बॉडीज़ ने जो रिलीज़ किए लाइसोसोम्स उनको हमने कहा ये प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। उसके बाद लाइसोसोम्स जाके मिल गए वैक्यूल्स के साथ जिनमें फूड थी या सॉलिड पार्टिकल्स थे, तो उसको हमने कहा कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं।
हमने पढ़ा ना फैगोसाइटोसिस में जो सॉलिड मटेरियल आता है वो फ्यूज़ हो जाता है लाइजोसोम्स के साथ और उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम्स। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ सेल है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, एटीपी। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल से इलोंगेट इसकी शेप होती है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी के दरमियान में स्पेसिस होती हैं, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है। ये कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एटीपी में, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पावर जनरेटर्स। एंड माइटोकॉन्ड्रियाज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये बेसिकली एक्सटेंड करते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ऑर्गेनेलिज वगैरह को कनेक्ट करते हैं। जैसे आप कह लें ट्यूब्स हैं जो ऑर्गेनेलिज को कह लें कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये हॉलो हैं और सिलेंड्रिकल हैं, प्रोटीन ट्यूबुलन से बनी होती हैं और इनके फंक्शन बेसिकली क्या है, मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, शेप में, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्या करती हैं, असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइक्रोफिलामेंट्स ये थिन होती हैं, ट्यूबुलेंस मोटी थी, फिलामेंट्स थिन होती हैं, ऑलमोस्ट 7 नैनोमीटर तक, आई थिंक सो, एक्यूरेट तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना ही इनका डायमीटर होता है। एक्टिन से बनी होती हैं। मसल सेल जो हैं उसमें ये अबंडेंट होती हैं, ठीक है, मायोफिब्रिल्स के साथ। ये क्या प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। इसके अलावा ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये सेलुलर मूवमेंट के साथ भी लिंक्ड होती हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो ये हेट्रोजेनिस ग्रुप है प्रोटीन्स का, यानी इसमें डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट में माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या था, ट्यूबुलिन। माइक्रोफिलामेंट्स में क्या था, एक्टिन। लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं। इनका फंक्शन क्या है, सेल शेप को मेंटेन रखती हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेलिज को मेंटेन रखती हैं। इसके अलावा सपोर्ट, शेप की बजाय यहाँ पे वर्ड सपोर्ट था, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला जो हैं ये इलोंगेट अपेंडेजेस हैं, सेल के सरफेस पे होते हैं। फ्लैजेला लॉन्ग है, सीलिया शॉर्ट है। फ्लैजेला का नंबर कम होता है, सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है। फ्लैजेला 5 to 20 टाइम्स लॉन्ग है एज द सीलिया। अब इनका स्ट्रक्चर जो है ना सीलिया और फ्लैजेला का बेसिकली सिमिलर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंडर्स होते हैं जो एक मैट्रिक्स को इंक्लोज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट होता है मैट्रिक्स में, जिसको हम एक्सोनीमी कहते हैं। 9 पेयर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो सर्कल में अरेंज होते हैं, दरमियान में 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होती हैं 2। इस तरह इसको हम क्या कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट, यानी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 पेयर हैं, यानी 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हैं सर्कल में और दरमियान में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इसके साथ साथ हमारे इसमें होती है डायनिन प्रोटीन, ठीक है। और मूवमेंट कैसे होती है, जब माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स स्लाइड करते हैं अलॉन्ग वन अनदर। पेयर होता है डायनिन का, सेंटर में एक पेयर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का और 9 पेयर होते हैं उसको सराउंड कर रहे होते हैं। इसके बाद सीलिया और फ्लैजेला की बेस पे क्या होता है, बेसल बॉडी, जिससे सीलिया और फ्लैजेला ओरिजिनेट हो रहे हैं। उसमें क्या होता है, 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स तो होती हैं, लेकिन सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो नहीं होती, ठीक है। और ये कंट्रोल करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ को सीलिया और फ्लैजेला में। बेसल बॉडी का काम क्या है, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजेला। कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजेला। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। ये भी नॉन मेम्ब्रेनस रीजन्स होते हैं, न्यूक्लियस के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल बनाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल में कैसी अरेंजमेंट होती है,
9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं सेंट्रियोल में, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये डुप्लीकेट हो जाती हैं सेल डिवीजन से पहले। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? एक तो ये क्रोमोसोमल मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, ऑर्गेनाइज करता है साइटोस्केलेटन को। इसके अलावा ये क्लीवेज फरो में भी इन्वॉल्व होता है और सीलिया फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। वेक्यूल्स आपको पता है मेम्ब्रेन सैक्स होती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो। स्टोरेज ऑर्गेनेलिस होते हैं, प्लांट्स में ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन सेंटर। न्यूक्लियस आपको पता है मेजर इंफॉर्मेशन सेंटर है। इसमें क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। अच्छा, डीएनए जो है ये कंट्रोल सेंटर है बेसिकली जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल का। इसके दो मेजर फंक्शंस हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है क्या होता है? मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, और ट्रांसलेशन क्या होता है? उस डीएनए से प्रोटीन बनती है। अब न्यूक्लियस क्या करता है? स्टोर कर लेता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और उसको ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन में। यानी न्यूक्लियस का क्या काम हुआ? इसने स्टोर कर लिया जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और उसको ट्रांसफ़र कर दिया नेक्स्ट जनरेशन में। न्यूक्लियर एनवेलप, आपको पता है न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। और ये किसके साथ कंटिन्यूस होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर पोर्स एवरेज नंबर है 3000, लेकिन एग सेल्स में 30,000 भी होते हैं और आरबीसीज में 3 to 4 पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये पोर्स इतना इनका साइज होता है कि ये आरएनए को तो पास होने देते हैं लेकिन डीएनए को बाहर नहीं निकलने देते, ठीक है। और ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है ग्लोबुलर एंड फिलामेंटस ग्रेन्यूल्स की। क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो इनर मैस है न्यूक्लियस का, उसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। डीएनए और प्रोटीन्स जो मिलके क्रोमैटिन बनाते हैं। और क्रोमोसोम अगर हम डिवाइडिंग सेल में देखें तो हमें क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे, नॉन डिवाइडिंग सेल में देखें तो हमें क्रोमैटिन नज़र आएगा। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली है, नॉन डिवाइडिंग सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी जब सेल डिवाइड हो रहा होगा, सेल साइकिल में हमने पढ़ा था जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियोलस के, पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स एंड सेंट्रल फिब्रल्स। पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स की बात करें तो इसमें होते हैं राइबोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए ना प्रिकर्सर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रल फिब्रल में आरएनए और राइबोसोमल डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस को बेसिकली हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यानी सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फ्लैजिलेट्स वगैरह आ जाते हैं, और इसके अलावा जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं वॉल्वक्स वगैरह। टिश्यू लेवल, जेलीफिश मतलब फाइलम नाइडेरिया तक ना टिश्यू लेवल था। ऑर्गन लेवल कहाँ पे राइज हुआ सबसे पहले? फ्लैट वर्म्स में। सिस्टम लेवल सबसे पहले किस में राइज हुआ? निमर्टियंस में, क्योंकि इनमें सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा गया था, ठीक है।